हम लोग क्या है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.34 सॉल्व करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.34 सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 1.34? क्या लिखा हुआ है? ये वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। मतलब वेल्डिंग फ्यूल जो है, वेल्डिंग करने के समय जो गैस को हम लोग बर्न करते हैं ना, देखते हो ना, सिलेंडर रहता है, उससे गैस निकलता है। हाँ, वो जो गैस है उसके पास, उस गैस में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, यानी उसमें जो भी गैस है उस गैस का कंपोजिशन जो है कार्बन एंड हाइड्रोजन ही है। मतलब वो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद दे रहा है कि बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव्स 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इस गैस को जब हम बर्न करते हैं, ठीक है, ये वेल्डिंग फ्यूल को, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आता है 1.38 ग्राम एंड 0.690 ग्राम वाटर मिलता है एंड नो अदर प्रोडक्ट्स। मतलब सिर्फ दो ही प्रोडक्ट बनाता है इसको बर्न करना। बर्न करना मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, दोनों का अमाउंट दिया हुआ है और दे रहा है कि नो अदर प्रोडक्ट्स, और कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। उसके बाद दे रहा है कि वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर्ड एट एसटीपी ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज़ फाउंड टू ए 11.6 ग्राम। ये जो दे दिया कि 10 लीटर गैस का वेट, जो गैस हम लोग जला रहे हैं उसका 10 लीटर का वेट जो है 11.6 ग्राम है। इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है नहीं, तो मॉलिक्यूलर मास हमको इसी बेसिस पे निकालना पड़ेगा। ये जो डेटा दिया हुआ है हमारे पास, ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू ए दिस मच ग्राम, तो इस बेसिस के ऊपर हमको एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है ना, क्योंकि हमको कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या आ गया है, कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तीन चीज़ निकालना है, एम्पिरिकल फार्मूला, मोलार मास ऑफ द गैस एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो जब तक कि मोलार मास नहीं निकलेगा गैस का तब तक कुछ नहीं निकलेगा। एम्पिरिकल निकल जाएगा लेकिन मोलार मास निकलेगा तभी ना मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। तो मोलार मास तो निकालना ही है, बोला या नहीं बोला, निकालना तो पड़ेगा ही ना। ठीक है ना, लेकिन मोलार मास दिया हुआ नहीं है तो कैसे निकालेंगे? तो वो जो दिया हुआ है वॉल्यूम और मास का रिलेशन दिया हुआ है उसी से निकलेगा। ठीक है ना, और क्या चाहिए? एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन चाहिए। तो लास्ट क्वेश्चन में जो बताए हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने, वैसे ही निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो वेल्डिंग गैस लिया गया है, यहाँ तो नाम नहीं दिया वेल्डिंग गैस क्या लिया गया है, लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि वेल्डिंग गैस और कुछ नहीं होता है, एसिटिलीन गैस होता है। ठीक है ना, वेल्डिंग गैस कौन सा होता है? एसिटिलीन होता है। ठीक है, दिस इज योर एसिटिलीन गैस, यही है वेल्डिंग गैस। दिस इज योर वेल्डिंग गैस एसिटिलीन। आई बात समझ में? एसिटिलीन, इसी को हम लोग बोलते हैं वेल्डिंग गैस। इसी गैस को जलाते हैं, यही सिलेंडर में रखा हुआ रहता है। आई बात समझ में? इसी गैस को हम वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग देखे हो ना करते हुए, लोहा सबको जोड़ता है, हैं? लोहा को जोड़ता है ना, उसमें वेल्डिंग करते हैं कि नहीं? जो लोहा जोड़ते कैसे है, उसी को ना वेल्डिंग बोलते हैं। तो वेल्डिंग करने के समय इसी गैस का यूज होता है, एसिटिलीन गैस का। तो वेल्डिंग गैस कहीं भी लिखा रहे तो समझ जाना है ये कुछ नहीं है, एसिटिलीन गैस है। और इसको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। जलाने का मतलब क्या हो गया? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। बर्निंग का मतलब क्या हो गया? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन? जनरली एरियल ऑक्सीजन लेते हैं या ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, प्योर ऑक्सीजन लेते हैं इस केस में, क्योंकि एरियल ऑक्सीजन लेंगे तो कालिक वगैरह बनेगा, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, तो एरियल ऑक्सीजन इनसफिशियंट होगा। इसलिए हम लोग क्या लेते हैं? प्योर ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का सिलेंडर भी चाहिए, है ना? प्योर ऑक्सीजन चाहिए, प्योर। अगर प्योर नहीं लेंगे तो क्या होगा? कालिक बनेगा। ठीक है ना, 10th में पढ़ाए थे ना। हाँ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब बर्न करते हैं तो सूटी फ्लेम देता है, सैचुरेटेड को जलाते हैं तो ब्लू फ्लेम देता है ना।
तो और अनसेचुरेटेड को अगर जलाना है, पूरी तरह से कंप्लीट कंबसन कराना है, तो हमको ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करवाए, यानी बर्न किए, इसको क्या बोलते हैं, बर्न। ठीक है, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। दो ही चीज़ बनता है और कोई चीज़ नहीं बनता है। ठीक है, यानी इसमें जितना भी कार्बन है इस कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि दो ही चीज़ बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, और जो एसिटिलीन है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन करके कुछ है भी नहीं। ये जो एसिटिलीन गैस है इसमें कार्बन हाइड्रोजन छोड़ के कुछ है भी नहीं, समझ गए ना। तो जो भी कार्बन यहाँ दिख रहा है वो यही कार्बन दिख रहा है, जितना एसिटिलीन में है वही कार्बन ने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। तो अगर यहाँ पर अमाउंट ऑफ कार्बन पता चल जाए तो वही अमाउंट यहाँ पर रहेगा, क्योंकि जितना यहाँ रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से जितना रहेगा इधर लेफ्ट साइड में कार्बन, उतना ही मिलेगा राइट साइड में प्रोडक्ट में कार्बन। ठीक है, आई बात समझ में। और यहाँ रिएक्टेंट में जितना हाइड्रोजन है उतना ही मिलेगा हाइड्रोजन हमको राइट साइड में प्रोडक्ट में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बोलता है कि जो भी एलिमेंट जितना है रिएक्टेंट में उतना ही हमको प्रोडक्ट में भी मिलेगा। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पढ़ चुके हो ना, है। तो इसलिए जितना कार्बन रहेगा इसमें उतना ही कार्बन हमको यहाँ मिलेगा, जितना हाइड्रोजन इसमें रहेगा उतना ही हाइड्रोजन यहाँ वाटर में मिलेगा। तो इसलिए अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से कार्बन का अमाउंट पता कर लें तो वो जो अमाउंट ऑफ कार्बन मिलेगा वो यही कार्बन का अमाउंट मिलेगा, इसी कंपाउंड का। जो भी हाइड्रोजन मिलेगा वाटर में वो सारा हाइड्रोजन इसी से मिलेगा। ठीक है ना। तो जो भी कार्बन और हाइड्रोजन का अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे अभी, वही अमाउंट ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन इस एसिटिलीन में प्रेजेंट होगा। इसलिए ये नहीं सोचना है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड से कैलकुलेट किए हैं तो इसमें कितना होगा, नहीं, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इसी से बना है, ये जो वाटर है इसी से बना है। इसलिए जितना हाइड्रोजन इसमें है वो सारा हाइड्रोजन इसी का है, इसमें जितना कार्बन है यही कार्बन है। ठीक है, समझ गए, इतना समझ में आया कि नहीं। हाँ, तो अब डेटा क्या दिया हुआ है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल बर्न किया है, कितना बर्न किया है ये पता नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना है, 3.38 ग्राम। 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना है। ये कितना बर्न किया ये मालूम नहीं है, लेकिन उसको जब जलाया तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना 0.0690 ग्राम, 0.690। ठीक है, इतना ग्राम जो है वाटर बना है। तो इसमें जितना भी कार्बन है वही कार्बन इसमें भी रहेगा, इसलिए हम लोगों को कार्बन का अमाउंट पता कर लेना है। ठीक है, कार्बन का अमाउंट पता कर लेना है। आई बात समझ में। अब देखना होगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलार मास कितना है, मोलार मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 12 + 16 गुना 2 = 44 ग्राम। यही ना होगा, 12 गुना 16 गुना 2, हाँ यही हुआ, 12 + 16 गुना 2 यही ना होगा। अच्छा, अब इसमें कार्बन कितना है, मास ऑफ कार्बन इन CO2 कितना है, 12 ग्राम। है ना, एक ही कार्बन है ना, तो 12 ग्राम में रहेगा। हाँ ठीक है, तो अब हम लोग निकाल लेंगे अमाउंट ऑफ कार्बन, निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ कैसे निकालेंगे, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना है, 12 ग्राम कार्बन। ठीक है, आई बात समझ में। तो
हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 3.38 ग्राम, है ना, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ये डेटा क्या मिला अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, इक्वेशन के हिसाब से नहीं मिला ये डेटा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, जो इक्वेशन लिखे उसके हिसाब से ये डेटा मिल गया। है तो कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम होता है उसका मोलार मास, और उसमें कार्बन कितना है, सिर्फ एक कार्बन है, तो वो 12 ग्राम के बराबर हो गया। तो 44 ग्राम में 12 ग्राम ही ना कार्बन है, तो 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन होगा, क्योंकि उतना ही बना है रियलिटी में। ये तो मोलार मास के हिसाब से देखे, लेकिन रियलिटी में तो हमारे पास 3.38 ग्राम ही है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें कितना कार्बन होगा, बस में 12 ग्राम कार्बन नहीं हो सकता, है ना। आइए बात समझ में। तो देयरफॉर 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 12/44 इंटू 3.38। आया समझ में? हाँ, ये कितना हो जाएगा, इसको कट करोगे कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 0.9218, 0.9218 ग्राम कार्बन। तो तुमको पता चल गया कितना कार्बन है, यानी इतना ग्राम कार्बन इस कार्बन डाइऑक्साइड में 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में है, और ये 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया है, कहाँ से आया है, तो कार्बन यहीं से लिया है ना। इसके पास जितना कार्बन होगा 3.38 के पास, वो सारा कार्बन एसिटिलीन से मिला है, इसलिए एसिटिलीन में कितना कार्बन है हमको पता चल गया कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से। आई बात समझ में? क्लियर? अब फिर उधर वाटर से हमको हाइड्रोजन पता करना होगा। हाँ, तो मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन वाटर कितना होगा, मोलार मास ऑफ H2O कितना हो गया 1 × 2 + 16 = 18 ग्राम, यही ना है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 18 ग्राम हुआ ना। हाँ, 1 ग्राम हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2, और ऑक्सीजन है तो 16 ग्राम है, एक ही ऑक्सीजन है, 18 ग्राम हो गया। क्लियर? अब है मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, इन H2O, ठीक है, कितना होगा, ये 2 ही का हाइड्रोजन है, 1 × 2 = 2 ग्राम, यानी 18 ग्राम में सिर्फ 2 ग्राम हाइड्रोजन है ना। ये भी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हुआ ना, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ही हुआ। 18 ग्राम, ये 18 ग्राम वाटर है, इस 18 ग्राम वाटर में सिर्फ 2 ही ग्राम हाइड्रोजन है, लेकिन एक्चुअली हमको वाटर है 18 ग्राम तो है नहीं हमारे पास, वो तो हम फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं कि 18 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन, लेकिन 18 ग्राम हाइड्रोजन है कहाँ, वाटर नहीं है मेरे पास। कितना बना है 0.690 ग्राम ही ना वाटर बना है, तो उसमें पता करना होगा कितना है। और ये वाटर कहाँ से आया, यहाँ से आया है, हाँ, यहाँ से ना आया है, यानी जितना हाइड्रोजन है यहाँ, जितना हाइड्रोजन है यहाँ पर उतना ही हाइड्रोजन यहाँ निकला है। आई बात समझ में? क्लियर? तो हम लिखेंगे 18 ग्राम वाटर कंटेन्स 2 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है, आगे बात समझ में। लेकिन है कितना वाटर हमारे पास रियलिटी में 0.690 ग्राम वाटर ही है ना, ठीक है। ये हो जाएगा 2/18, यूनिटरी मेथड बन रहा है ना, बीच में 1 करके निकालते तो हटा दिए 0.690, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.0767, 0.0767 ग्राम हाइड्रोजन। तो हमको हाइड्रोजन का अमाउंट पता चल गया
हाइड्रोजन कितना है पता चल गया। हाँ, और कार्बन कितना है पता चल गया। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, हाइड्रोजन कितना है ये पता चल गया, कार्बन कितना है ये भी पता चल गया। ये कार्बन और हाइड्रोजन आया कहाँ से है, इसी से न आया है। जितना हाइड्रोजन मिला हमको और जितना कार्बन मिला हमको वो इसी से न मिला, और इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है, और जो कार्बन और हाइड्रोजन इसमें वही निकला है उधर। इसका मतलब इसका टोटल अमाउंट हमको पता नहीं चलेगा। कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन के अमाउंट को जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट मिल जाएगा, क्योंकि ये कंपाउंड जो बना है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना है। ठीक है, हैं? यहाँ लिख देंगे वेल्डिंग गैस, वेल्डिंग गैस contains कार्बन एंड हाइड्रोजन only। ठीक है ना। हाँ, therefore वेल्डिंग गैस है क्या, एसिटिलीन ना। therefore मास ऑफ वेल्डिंग गैस, मास ऑफ वेल्डिंग गैस क्या होगा, मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आई बात समझ में। मास ऑफ कार्बन कितना है, 0.9218 प्लस 0.690, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0.9985, 0.9985 ग्राम। यानी इतना हम लोग एसिटिलीन गैस लिए हैं। यानी एसिटिलीन गैस कितना लिए हैं, एसिटिलीन गैस कितना लिए हैं, 0.9985, इतना ग्राम हमने लिया। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि एसिटिलीन का मास इतना है, इतना एसिटिलीन गैस लिए थे, उसी से इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकला और इतना ग्राम वाटर निकला। आई बात समझ में है। दोनों बनाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, जो यहाँ से ऑक्सीजन ले लिया है। ठीक है, और जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो यहाँ से आया है। आगे बात समझ में है। कार्बन और हाइड्रोजन का अमाउंट नोट डाउन करके रखो, मिटाएंगे। ठीक है ना, कितना कितना है, कितना है मास ऑफ कार्बन, कितना आया है, हैं? कितना है, बोलो जल्दी। 0.18 ग्राम। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आया है, 0.690 ग्राम। ठीक है, दोनों पता चल गया। अब परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे कि टोटल मास इतना ही है ना। हाँ? तो अब यहाँ पर हम लोग लिखा लेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है, तो क्या होता है, इंडिविजुअल मास होता है, एक्चुअल मास है ना, डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल मास कार्बन का, और डिवाइड करेंगे टोटल मास से 0.9985 और इंटू कर देंगे 100 से। ठीक है, ये कैलकुलेट होकर के आएगा 92.32 ग्राम परसेंटेज, 92.32%। हैं, 0.6 क्या लिखते रहती है, 0.67 गलतियाँ लिखाती है। हैं, ठीक है।
हाँ